अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की इस वीडियो में एक स्टूडेंट के ऐसे को एवेल्युएट करूंगा जिसमें उसने आउटलाइन बनाई है और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा है और कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सीएसएस का इंग्लिश ऐसे हो, पीएमएस का इंग्लिश ऐसे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का, तहसीलदार की पोस्ट के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए, लेबर ऑफिसर के लिए, या किसी भी पीपीएससी का या एफपीएससी का कोई भी पेपर हो इंग्लिश ऐसे का, उसमें आपने आउटलाइन कैसे ड्रा करनी है, या वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है, और किसी भी इंग्लिश ऐसे के का जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है वो आपने कैसे लिखना है, और किसी ऐसे का जो कंक्लूजन का पैराग्राफ है आपने उसको कैसे कंक्लूड करना है या उसको कैसे राइट डाउन करना है। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। हम्म ये एक पैराग्राफ है। मैं इसको बेसिकली कि स्टूडेंट का मुझे भेजा हुआ एक ऐसे है जो उसने उसमें आउटलाइन उसने बनाई और उसके बाद उसने उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा और कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखा। टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशनल एजुकेशन सिस्टम। तो ये, अगर इस टॉपिक को देखें, इस टॉपिक के अंदर भी मिस्टेक है बेसिकली। प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशनल सिस्टम लिखते होते हैं। तो ठीक है, चलो एजुकेशन सिस्टम भी हम इसको ओके समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसने कौन कौन से लिखे, उसने आउटलाइन में पहली जो हेडिंग लिखी वो उसने लिखी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर उसने सब हेडिंग लिखी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, और दूसरी उसने सब आउटलाइन उसने लिखी ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे कुछ भी नहीं लिखना। माइंड में रखें ये बात कि आपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में क्या क्या लिखनी है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आप लिखेंगे कि वो नेशनल डेवलपमेंट में कैसे काम कर कंट्रीब्यूट करती है, और एजुकेशन सिस्टम का जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम उसको का ओवरव्यू आप दे सकते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से फाइव ये प्लान बनते रहे और इस तरीके से। अब आपने जो मैंने बात बताई वो नोट कर लें कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें पहली और उसके नीचे कुछ भी ना लिखें। मैक्सिमम अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो उसके नीचे सब हेडिंग लिखें थीसिस स्टेटमेंट। और बेहतर ये है कि थीसिस स्टेटमेंट भी उसके सामने ना लिखें। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश की के अंदर आपकी जो रिटर्न एक्सप्रेशन है वो बहुत मेच्योर नहीं है, तो जब आप चीज़ें जहाँ थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे, तो अगर वो ही गलत है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पुअर जाएगा। तो आप वहाँ पे न लिखें। जो जिन चीज़ों में आप वीक हैं उनको आप बहुत ज़्यादा ओपन ना करें, उनको बहुत ज़्यादा विविड या उनको बहुत ज़्यादा विजिबल ना बनाएं। मैक्सिमम अगर आप लिखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आप क्या लिखें, थीसिस स्टेटमेंट। और उसको थीसिस स्टेटमेंट अगर लिखे ना, उसको एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा पेपर चेक करते हुए कि इसने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर थीसिस स्टेटमेंट भी लिखी होगी। फिर वो जाके इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपको चेक करेगा। अगर आपका एक्सप्रेशन मेच्योर है तो फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे लिखें थीसिस स्टेटमेंट और उसको लिख दें, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे ये चीज़ें ना लिखें, ज़्यादा बेहतर है। गलत नहीं है, लेकिन इसको आपकी आउटलाइन जो है उसके अंदर ये चीज़ें ना लिखना जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। अब इसकी रीज़न क्या है कि आप ये क्यों ना लिखें, क्योंकि बेसिकली आप इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है वो आपके पास एक कार्ड है, आपने वो कार्ड खेलना है एग्जामिनर के साथ। तो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ उसको पढ़ने पे मजबूर करें। अगर आप ये चीज़ें लिख देंगे तो वो आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शायद ना पढ़े। तो अगर आप इस इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे तो उसके नीचे कुछ भी ना लिखें, मैक्सिमम लिखना चाहते हैं तो थीसिस स्टेटमेंट लिखें। अच्छा, अब दूसरे स्टूडेंट ने दूसरी हेडिंग दी इसमें आउटलाइन में, कॉजेज ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। हम्म। उसमें उसने आगे कॉलन दिया, दैट्स ओके। उसके नीचे उसने जो सब हेडिंग्स दी हैं वो 1 2 3 दी हैं। आपने ऐसे नहीं देनी, आपने कोशिश करना है 2.1 2.2 2.3 इस तरीके से देनी है। ये बात समझ आ गई होगी क्योंकि मेन हेडिंग दूसरी है तो उसकी सब हेडिंग 2.1 2.2, दैट मेक्स मोर सेंस। अच्छा, अब इसमें पहला उसने सब आउटलाइन में लिखी है। याद रखें, जब भी आपका जो मेन आउटलाइन है उसके अंदर जो सब आउटलाइन है वो आपकी सेंटेंसेस की शक्ल में होनी चाहिए। स्टूडेंट ने भी सेंटेंसेस बनाए, दैट इज गुड, दैट इज रिकमेंडेबल ऑप्शन। अब इसमें पहला उसने लिखे वन ऑफ द मेजर कॉज, कॉज नहीं लिखे। वन ऑफ जब लिखते हैं तो फिर कॉजेज करते हैं, मैंने इसको ऐसे लगा के कॉजेज कर दिए। वन ऑफ द मेजर कॉजेज
इज द लो एजुकेशन ऑफ बजट फॉर एजुकेशन। अब देखिए ऊपर लिखो, हम लिखी कॉजेज रहे हैं जब, तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर डायरेक्ट प्रॉब्लम लिखें कि लो बजट एलोकेशन इज वन ऑफ, इज इज वन ऑफ द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, या वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। तो कॉजेज ना लिखें, डायरेक्ट उसका जो भी आप काज लिखना चाह रहे हैं, जैसे लो बजट एलोकेशन is one of the biggest challenges in the educational sector of Pakistan। तो वन ऑफ द मेजर, अगर आप लिखेंगे वन ऑफ द मेजर तो कॉज नहीं आएगा, क्योंकि वन ऑफ द, इसमें कि बहुत सारे कॉजेज हैं उनमें से एक लिख रहे हैं आप, तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज होता है। तो आपने यहाँ पे वन ऑफ द मेजर कॉजेज की बजाय डायरेक्ट प्रॉब्लम लिखी, जैसे मैंने बताया कि लो बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, या जो भी लिख ले काजेज ना लिखें, क्योंकि ऊपर काज का वर्ड आ चुका है, रेपिटेशन लगती है। उसके बाद दूसरी उसने हेडिंग सब आउटलाइन उसने बनाई, अनदर कॉज। अब देखिए ऊपर भी कॉज आ चुका है, पहली सब लाइन सब जो वो है आउटलाइन, उसमें भी काज का वर्ड आ चुका है, फिर काज का वर्ड आ गया, तो ये रिडंडेंसी रिपीटिशन का सेंस देता है और मोनोटनी फील होती है एग्जामिनर को कि आपके पास अल्फाज की कमी है। तो आपने अनदर कॉज की बजाय लिखना है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स। आगे सेंटेंस पूरा बना है, यहां पर कैंडिडेट ने एक मिस्टेक की है कि अनदर कॉज इज द शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दो बातें आ गई हैं एक सब आउटलाइन में, दो बातें नहीं लिख सकते। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन स्कूल्स, वो तीसरा पॉइंट बना है अगर आपने बनाना ही है। और याद रखें, जब आप आउटलाइन बनाते हैं तो उसमें कॉजेज में मैक्सिमम 4 से 5 लिखे, तो वो 4 से 5 वैसे तो एजुकेशन के अंदर बहुत सारे जो पाकिस्तान के एजुकेशन जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो बीसीओ हैं। आप बीसीओ नहीं लिख सकते, आप उनमें से सिर्फ 4 से 5 लिखेंगे। अब 4 से 5 जब लिखेंगे, उससे पहले जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो शायद 20 पॉइंट निकालें आप। उन 20 पॉइंट में से 3-4 पॉइंट्स आपस में इतने इंटर रिलेटेड होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे, हाईली कोरिलेटेड होंगे कि उनको आप एक पॉइंट बनाया उसका, मोटा एक ही पॉइंट बना दें। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट ने दूसरे पॉइंट में लिखी है चीज़ें कि अनदर कॉज, अब यहाँ पे उसने बताया कि अनदर कॉज, याद रखें जो कॉज है वो एक हो सकता है। अनदर कॉज इज द शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स एंड, नो, दो चीज़ें नहीं हो सकती। जब आपने लिखे ही अनदर कॉज है तो इसका मतलब है आपने एक लिखना है, दो नहीं लिखने हैं आपने यहाँ पे। तो सब पॉइंट जो होते हैं उसमें 2 पॉइंट नहीं लिखे जाते एंड लगा के। क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि ये जो सब आउटलाइन है, ये आपके जो बाद में पैराग्राफ लिखेंगे ऐसे में, हर पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस ये होगा। तो किसी पैराग्राफ का अगर ओपनिंग सेंटेंस में अगर आपने 2 बातें लिख दी, तो इसका मतलब है कि आपको तो पैराग्राफ राइटिंग ही नहीं आती। पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसमें एक ही बात होती है, तो यहाँ पे सब आउटलाइन में 2 बातें कैसे हो सकती हैं? तो होपफुली इट इज अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट जरा देखें कि क्या मिस्टेक की गई है कि मोर ओवर, ये जो वर्ड मोर ओवर, हाउ एवर, इन एडिशन टू, ये आउटलाइन में नहीं लिखे जाते। यहाँ पे टू द पॉइंट, सीधी डायरेक्ट बात करें, आउटडेटेड करिकुलम, यहाँ पे फिर उसने एक बात लिखी है, आउटडेटेड करिकुलम एंड लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज। नो, लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज ये तो बड़ी एम्बिगुअस टर्म है, कौन सी मॉडर्न फैसिलिटीज? एग्जैक्ट बात, जैसे जैसे ये आपने बात की है आउटडेटेड करिकुलम, ये एक स्पेसिफिक बात है, बड़ी डायरेक्ट बात है। तो लिखिए आउटडेटेड करिकुलम, लिख दें आगे उसके, उसको सेंटेंस पूरा बनाएं कि वो पाकिस्तान के अंदर कैसे जो एजुकेशनल प्रॉब्लम के अंदर जो है वो कॉज है या चैलेंज है या इशू है। आउटडेटेड करिकुलम is a salient issue, is a significant issue, or is considerable issue, or is prominent issue in the education sector of Pakistan। उसके बाद ये जो जैसे मैंने बताया कि इस पॉइंट के अंदर आपने 2 पॉइंट इकट्ठे कर दिए, तो एक एक पॉइंट लिखना है और पूरा सेंटेंस की शक्ल में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि करंट एजुकेशनल सिनेरियो इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि जहाँ पे उस बच्ची ने लिखा है करंट या एजुकेशनल सिनेरियो इन पाकिस्तान, अगर उसने करंट एजुकेशन स्टैंडर्ड पाकिस्तान लिखा है तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है। तो आप कोशिश करें कि करंट एजुकेशन स्टैंडर्ड पाकिस्तान के बाद आप कॉलन डालें, अगर आपने उसके नीचे सब पॉइंट लिखने हैं तो। उसके बाद ज़रा हम देख लेते हैं कि कैंडिडेट ने अ, और कौन से पॉइंट लिखे। जी, अब जरा देखें इस कैंडिडेट ने करंट एजुकेशनल सिनेरियो इन पाकिस्तान के नीचे सब पॉइंट्स लिखे हैं। अगर सब पॉइंट आप लिख रहे हैं तो फिर आप करंट एजुकेशन सिनेरियो इन पाकिस्तान के बाद कॉलन दें, कि 2 डॉट्स लगाए जो वर्टिकल होते हैं, वो इस बात की अक्कासी गमाजी और तर्जमानी करते हैं कि आप नीचे कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं।
देखें आपने फिर उसके नीचे जो पॉइंट लिखे हैं, फिर वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 और इस तरह लिखे हैं नहीं। अब चूंकि मेन आउटलाइन आपकी 3 है, तो ये जो करंट सिनेरियो जो लिखा है आपने, तो इसके नीचे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, 3.1, 3.2, 3.3, वो ज़्यादा दैट वुड दैट वुड ऐड टू द ब्यूटी ऑफ योर रिटन एक्सप्रेशन, दैट वुड ऐड टू द कोहेरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ योर आउटलाइन एक्चुअली। तो तीसरा पॉइंट जो है उसमें जो करंट सिनेरियो आपने लिखा है एजुकेशन का, उसमें आपने लिखा है द करंट एजुकेशन सिनेरियो इन पाकिस्तान शोज मैनी सीरियस चैलेंजेस। आप जरा देखें, डज इट मेक एनी सेंस? ऊपर आप जो आउटलाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है आपने, करंट एजुकेशन सिनेरियो इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे आपने फिर वही अल्फाज लिखे हैं, द करंट एजुकेशन सिनेरियो इन पाकिस्तान। नो, ये अल्फाज नहीं रिपीट करने। दैट वुड दैट वुड गिव द impression that you lack words, you don't have you know you are repeating one thing again and again। तो ये करंट एजुकेशन सिनेरियो ना लिखें, आप यहाँ लिखें पाकिस्तान शोज मैनी सीरियस चैलेंजेस। आपने ये जो लिखा है कि एजुकेशन से जो लिखा है प्रॉब्लम, तो ये जो टर्म आपने लिखी है, चलो करंट एजुकेशन सिनेरियो तो रेपिटेशन हो गई, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। आपने अगर लिखा है इन पाकिस्तान शोज मैनी सीरियस चैलेंजेस, ये बड़ी एम्बिगुअस टर्म्स है, एम्बिगुअस टर्म है, मुबहिम टर्म है कि कौन से सीरियस प्रॉब्लम। ये जो बात है ये बड़ी जर्नलाइज बात है, जनरलाइज बात नहीं लिखनी है, आपने स्पेसिफिक बात लिखनी है। कौन सी बात है, कोई इशू करिकुलम का इशू है, कोई टीचर की तादाद कम है, या उनकी ट्रेनिंग कम है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या बजट एलोकेशन में कोई कमी है, तो वो एग्जैक्ट बात लिखें। उसके बाद आपने 3.1 जो पॉइंट लिखा है इसमें कोई बात नहीं की गई। ये जो लिखा हुआ है ना कि करंट एजुकेशन सिनेरियो, ये तो रेपिटेशन आ गई। आगे पाकिस्तान के अंदर जो करंट एजुकेशन सिनेरियो वो ये शो करते हैं बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। ये बड़ी एक ऐसी बात है दैट डजंट मेक एनी सेंस, दैट डज नॉट कैरी वेट एक्चुअली। उसके बाद हम देखें तो दूसरे पॉइंट में आपने लिखा है कि मैनी चिल्ड्रन आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल अक्रॉस कंट्री। ठीक है, बात पॉइंट बनता है, फुल स्टॉप लगाए, लेकिन इसको 3.2 बनाए। उसके बाद अगर आपने लिखा है, अब ये जो लिखा है ना वर्ड मैनी, इसके अंदर मैनी में प्रॉब्लम है। मैनी का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है आपको नहीं पता कि कौन से कितने बच्चे हैं। मैनी तो हो सकता है कि मेरे मुताबिक मैनी 500 हो सकता है, आप किसी और के मुताबिक 5,000 हो सकता है कि जो जो बच्ची लिख रही है उसके मुताबिक 5 लाख होगा, जो जो पढ़ रहा है हो सकता है उसके मुताबिक 5 करोड़ होगा। तो मैनी का वर्ड ना लिखें, ये एम्बिगुअस वर्ड है, इसको स्पेसिफिक करें। तो उसके बाद आगे लिखें, जरा देखें, नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट शोज दैट ओनली 60% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर लिटरेट। तो ये जो एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स आपने देनी है ना, ये स्टैटिस्टिक्स आपने अपने पास बचा के रखनी है। ये आपके पास कार्ड्स हैं, ये जब आप इनके ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे तो वहां पे ये बातें लिखेंगे। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स कोशिश करें आप ना लिखें। तो ये जो आउट ऑफ चिल्ड्रन है, जो ऊपर अपने मनी वर्ड लिखे, इसको ये लिखें कि आउट ऑफ चिल्ड्रन एक वर्ड है बाकायदा, आउट ऑफ स्कूल, सॉरी नॉट आउट ऑफ चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल। ये जो बच्चे होते हैं आउट ऑफ स्कूल, या जिसको ड्रॉप आउट भी, हम ड्रॉप आउट भी कह सकते हैं। तो आउट ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान इम्प्लाई, या आउट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान इम्प्लाई द एजुकेशनल प्रॉब्लम, या इंडिकेट एन एजुकेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। उसके बाद ये जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स है, मैंने जैसे बताया कि इसको बचा के रखें। कोई इसमें ऐसा पॉइंट लिखें कि बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है उसको लिखें यहाँ पे, कि लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज़ वेरी लो, या इस तरह का कोई पॉइंट बनाएं। उसके बाद आगे फिर एक पॉइंट देखें कि नियरली 22-25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। अब ये जो चौथा पॉइंट आपने लिखा है इस बच्ची ने या जो स्टूडेंट ने, इस पॉइंट में और जो तीसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है, उसमें क्या फ़र्क है? पहले वहाँ आपने लिख दिया मैनी चिल्ड्रन, अब आपने लिख दिया 22 से 25 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल है। वहाँ पे भी आपने लिखा अक्रॉस द कंट्री बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो ये क्या है, रेपिटेशन हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं है चौथा। तो ये बेसिकली एक ही पॉइंट था, तो वहाँ पे एग्जैक्ट फिगर ना लिखें, उसके पीछे लिखें कि आउट ऑफ जो स्कूल बच्चे हैं वो बहुत बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपने पॉइंट लिखा कि पाकिस्तान स्पेंड्स ओनली 2.8% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन एजुकेशन। अब ये क्या है, आपने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दे दिए। जब ये पॉइंट आप यहाँ पे ही लिख देंगे तो आप पैराग्राफ के अंदर लिखने के लिए क्या बात होगी। लिहाजा इन बातों को आप क्लोज रखें, ये जनरल बातें करें, लेकिन इसके अंदर ऐसी बात करें कि वो इंडिकेट कर रही हो कि आपका पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में होगा। अब ये बेसिकली बजट के ऊपर, बजट एलोकेशन जो है, ये बजट एलोकेशन के ऊपर पॉइंट है कि हमारा जो एजुकेशन के ऊपर बजट है वो बहुत ही कम होता है, नॉमिनल होता है। तो ये जो 5 पॉइंट बनाए गए हैं, इन पॉइंट पर गौर किया जाए तो इनके 4 पॉइंट्स बन सकते हैं, क्योंकि दूसरा और चौथा पॉइंट बेसिकली एक ही बात है। और स्टेटिस्टिक्स हम जहाँ पर फिर आप लिखी 2.8% ऑफ जीडीपी, तो ये बात बचा के रखें, आप अपने उसमें लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। उसके बाद चौथी उसने हेडिंग दी है सॉल्यूशंस फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। आगे उसने कॉलन दी है, ये बात अच्छी है, अच्छा पॉइंट है कि उसने कॉलन दिया है, क्योंकि इसका मतलब है कि इसके नीचे उसने कोई पॉइंट लिखने हैं। तो जब जहाँ जितने सब पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे,
4.1 4.2 बजाय 0.1 0.2 इसने की बजाय। तो पहला उसने लिखा सोल्यूशन कि द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द बजट फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें बेसिकली उसने की हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बजट क्या करे, इंक्रीज करे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। तो बजट इंक्रीज का पॉइंट भी उसने दे दिया और रिफॉर्म्स की बात भी कर दी है। तो कोशिश करें कि गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो वो पॉइंट समझ आता है, वो एक अलग पॉइंट है। बजट जो है उसने स्टूडेंट ने इकट्ठा कर दिए, तो फिर भी अभी भी इग्नोर इट, जो उस बात की सेंस बनती है। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिखा कि प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इम्प्रूव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये जो इम्प्रूव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड जो है ना, ये दो बातें हैं। क्यों? क्योंकि उसने बेसिकली पहले दो बातें लिख दी हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लिख दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख दिया है। तो दो पॉइंट्स एक पॉइंट के अंदर सब आउटलाइन में नहीं आ सकते, एक पॉइंट लिखें। उसके बाद ये एक मिस्टेक है। उसके बाद अगर जरा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था मॉडर्न एंड अपडेटेड करिकुलम। अब देखिए मॉडर्न और अपडेटेड का सेंस एक ही होता है। एक जब करिकुलम को जब हम अपडेट करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, या मार्केट ड्रिवन होता है जो, या रिसर्च बेस्ड जो होता है, तो वो आप एक ही वर्ड लिखें, मॉडर्न एंड अपडेटेड को लिखें रिसर्च बेस्ड या एविडेंस बेस्ड कर दें। तो मॉडर्न एंड अपडेट या मार्केट ड्रिवन कर दें, आप एक ही वर्ड लिखें, मार्केट ड्रिवन करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मॉडर्न डिमांड। अब जरा देखें ना, ये जो आपने लिखा है इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो स्कूल्स अलग लिखेंगे, कॉलेजेस अलग लिखेंगे, तो यूनिवर्सिटीज में भी तो होना चाहिए। लिहाजा स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लिखने की बजाय इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिखें। तो वो एक जनरल टर्म है, उसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे सब आ जाएंगे। तो मॉडर्न एंड अपडेटेड को एक ही वर्ड बनाए। तो उसके बाद आगे जो आपने लिखा है, मॉडर्न एंड अपडेटेड करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मॉडर्न डिमांड। तो ये जो मॉडर्न डिमांड है, मॉडर्न डिमांड नहीं होती, मार्केट डिमांड हो सकती है। ये मार्केट का वर्ड लिखें ज़्यादा प्रॉपर होगा। चलो फिर भी इसकी बात, इसको हम इट्स ओके। आगे हम देखते हैं, उसने कंक्लूजन की हेडिंग दी, तो जो 5 उसने हेडिंग दी है। अब देखते हैं कि उसने बच्ची ने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा। उसने लिखा एजुकेशन इज वाइडली रिगार्डेड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। अब उसने देखें इस पैराग्राफ को इतना लंबा कर दिया है, आगे उसने वजाहत भी दे दी है कि एजुकेशन इज वाइडली रिगार्डेड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस एज इट शेप्स ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल कोहेंजन। कोहेंजन नहीं, कोहेजन वर्ड होता है। तो ये इतना लंबा सेंटेंस नहीं, याद रखें ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। पैराग्राफ का पहला सेंटेंस छोटा सा सेंटेंस होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा। ये जो आगे आपने वजाहत कर दी है कि एजुकेशन को इसलिए हम कॉर्नर स्टोन समझते हैं नेशनल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल और सोशल कोहेजन को प्रमोट करता है। वो बाद की बातें हैं, वो बाद में आप एक्सप्लेन करें उस बात को। तो आपने सेंटेंस को, पहला सेंटेंस जो टॉपिक सेंटेंस होता है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का पहला सेंटेंस या किसी भी पैराग्राफ का, इवन के कंक्लूजन के पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होगा वो इतना लंबा नहीं होगा। उसमें रीजन या बिकॉज ऑफ या ओविंग टू या एज इट इज ये बात नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद है इन पाकिस्तान कॉमा हाउएवर कॉमा एजुकेशन सिस्टम फेसेस न्यूमरस स्ट्रक्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट प्रिवेंट्स नहीं। क्योंकि आपने देखें, आपने ये बातें लिखी हैं इन पाकिस्तान, आपने लिखा हाउएवर एजुकेशन सिस्टम फेसेस न्यूमरस स्ट्रक्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब बहुत सारे स्ट्रक्चरल और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस की आपने बात कर दी है। तो ये चूंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो गए या चैलेंजेस हो गए, दैट प्रिवेंट आएगा, प्रिवेंट्स नहीं आएगा, दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल। ये बात ठीक है। उसके बाद उसने लिखा है डिस्पाइट बीइंग अ कंट्री रिच इन cultural diversity and human resources, Pakistan continues to struggle with issues such as low allocation budget, नहीं लो बजट एलोकेशन लिखें, कॉमा शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, एंड आउटडेटेड करिकुलम। ओके, उसके बाद ये बात भी ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने लिखा कि ऑल दो सर्टन इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट हैव बिन, इंप्रूवमेंट नहीं, इसको मैंने अपोस्ट लगा के, एस लगा के, ऑल दो सर्टन इंप्रूवमेंट्स हैव बिन मेड, बाद में आपने हैव लगाया है, इसका मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। तो सर्टन इंप्रूवमेंट्स को एक इंप्रूवमेंट नहीं है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। ऑल दो सर्टन इंप्रूवमेंट्स, जो सर्टन का वर्ड है वो भी इसी चीज़ को शो करता है कि उसके बाद आपने कोई ज़्यादा बातें लिखी हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट का वर्ड नहीं होगा, इंप्रूवमेंट्स होगा। Although certain improvements have been made over the years, persistent flaws within the education system demand comprehensive reform to ensure inclusive and sustainable educational development. ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस बहुत लंबा कर दिया आपने। जरा देखिए सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है। Although certain improvements have been made over the year, persistent flaws within the education system demand comprehensive reform to ensure inclusive and sustainable
तीन चार बातें आपने लिख दी हैं। तो कोशिश करें सेंटेंस को सिंपल करें, उससे छोटे छोटे सेंटेंसेस में मिस्टेक भी नहीं होगी, और यूँ आपका जो ऐसे है उसके अंदर कोहेरेंस भी आएगी, लॉजिकल फ्लो भी आएगा कि एक बात फिर उस बात से दूसरी बात आगे निकाले, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करें कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इतने लंबे सेंटेंसेस ना लिखें। लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं तो इस बात का एहतमाल होता है कि आपके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर देंगे। उसके बाद जरा देखते हैं कि स्टूडेंट ने कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है। ये उसका आखिरी पैराग्राफ है, इन कंक्लूजन कॉमा, ठीक है, ये इन कंक्लूजन का वर्ड भी ठीक है, टू कंक्लूड का वर्ड भी ठीक है, टू इनकैप्सुलेट का वर्ड भी ठीक है, इन नटशेल का वर्ड भी ठीक है, इन शॉर्ट का वर्ड भी ठीक है, कॉमा। पाकिस्तान फेसेस several educational problems including lower government funding, shortage of trained teachers, poor infrastructure and outdated curriculum. Very good, good, अच्छा सेंटेंस है। These issues hinder country's ability to achieve its full potential. Good, ये छोटा सेंटेंस है, ये भी सही है। However, ताहम comprehensive reforms such as more budget allocation की बजाय लिखें मोर कितना, कितना 25 लाख और चाहिए या 50 करोड़ और लगाए लगाना है, नो मोर आपकी, और यहाँ लिखें सफिशिएंट मोर। However, comprehensive reforms such as sufficient budget allocation, comma, proper teacher training programs, comma, improvement of infrastructure, ठीक है, and modernization of curriculum are the need of the time. Need of the time कोई phrase नहीं होती, are the need of are are the need of the are to build a strong and progressive nation। उसके बाद फुल स्टॉप आपने नहीं लगाया, आपने फुल स्टॉप लगाना है। तो ये जो पैराग्राफ है कंक्लूजन का, इसमें मिस्टेक्स कम है, लेकिन ये नीड ऑफ द टाइम की बजाय नीड ऑफ द आवर करें, और मोर की बजाय मैनी की बजाय एम्बिगुअस टर्म की बजाय आप कैसे वर्ड लिखें जो जो ज़्यादा सेंस बनाते हो। तो सफिशिएंट बजट एलोकेशन की समझ आती है कि जो काफ़ी होगा, लेकिन मोर मैनी इस तरह के वर्ड्स ना लिखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इंग्लिश ऐसे था जिसमें हमने आउटलाइन देखी, और आउटलाइन के बाद हमने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखा और कंक्लूजन का पैराग्राफ देखा। इस ये आपके लिए आपके सीएसएस और पीएमएस की जो है प्रिपरेशन है इंग्लिश ऐसे की, उसके हवाले से यूजफुल साबित हुआ होगा। इस पूरे ऐसे के एवोल्यूशन में जो तीन चार बातें मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जब भी कोई पैराग्राफ लिखें उसका जो पहला सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस है, वो शॉर्ट लिखें। उसके बाद उसकी उस जो पहला सेंटेंस है उसकी आगे वजाहत करें, एलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, एलुसिडेट करें, कोई एग्जांपल दें, एग्जाम्पलीफाई करें, इलस्ट्रेशन दें, कोई डाटा दें, फैक्ट्स एंड फिगर दें। वो जो आपने आउटलाइन में फैक्ट्स एंड फिगर दिए हुए हैं उनको वो यहाँ लेके आए स्टैटिस्टिक्स को, और फिर हर पैराग्राफ को प्रॉपरली आप कंक्लूड करें। जरा देखें इस बच्ची ने जो पैराग्राफ कंक्लूजन का लिखा उसमें उसने देखें उसने कैसे कंक्लूजन किया। उसने कंक्लूजन को ऐसे लिखा कि कुछ बातें बता के कौन कौन सी प्रॉब्लम है। However, उसने कहा comprehensive reforms such as sufficient budget allocation, proper teacher training, improvement of structure and modernization of curriculum are the need of or to build a strong and progressive nation। तो ये उसने यहाँ पे बेसिकली कहा है कि सोल्यूशंस दे दिए हैं उसने। अब ये जो सोल्यूशंस का पैराग्राफ दे दिया आपने, सॉरी सोल्यूशन का जो सेंटेंस दिया है, इसके बाद कोशिश करें कि कंक्लूजन के पैराग्राफ को एंड करें, कंक्लूड करें किसी पॉजिटिव एंडिंग के ऊपर। होप दें कि अगर ऐसे इन इन रिफॉर्म्स को अगर एक्चुअलाइज किया जाए, मटेरियलाइज किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिनलैंड की तरह या बाकी दुनिया जो डेवलप कंट्रीज की तरह क्या होगा, डेवलप करेगा। तो पॉजिटिव एंडिंग दें हर पैराग्राफ के बाद, जब जो हर पैराग्राफ नहीं, सॉरी कंक्लूजन के पैराग्राफ की एंडिंग पे हर पैराग्राफ जो आपका ऐसे के अंदर होगा उसका टॉपिक सेंटेंस छोटा बनाएं, और जो उस पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस जो है उसमें उस पैराग्राफ की जो पहली सेंटेंस में जो बात की गई है, हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है जो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसी तरह हर पैराग्राफ का जो आखिरी सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसमें ऐसी बात लिखें कि साबित हो कि इस पैराग्राफ की जो पहली सेंटेंस है वो आपने जस्टिफाई कर दी है। और जो आउटलाइन आप बनाएं उसमें अगर दूसरी पॉइंट है तो उसके सब पॉइंट 2.1, 2.2, 2.3, चौथा पॉइंट है तो 4.1, 4.2, इस तरह सब पॉइंट दें, और एक सब आउटलाइन के अंदर दो पॉइंट ना लिखें। और इसी तरह अगर आपने आउटलाइन बनाई जो है उसके नीचे कुछ पॉइंट्स देने हैं तो फिर करंट एजुकेशन स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान के बाद कॉलन दें। इसी तरह अगर आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखा है, सॉरी इंट्रोडक्शन का जो लिखा है आपने पहली हेडिंग दी है उसके नीचे कुछ ना लिखें। वो आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर वो बातें लिखिए ज़रूर जो आपने जो चीज़ें लिखी हैं, लेकिन यहाँ ना लिखें, मैक्सिमम यहाँ लिखें तो आप थीसिस स्टेटमेंट लिखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा एक और चीज़ जो मैंने बताई है इसमें वो बार बार, और मैं दोबारा उसको बता दूं कि ये जो वन ऑफ द मेजर कॉजेज, फिर अनदर कॉज, और ऊपर आपने लिख दिया कॉजेज, तो ये रेपिटेशन ना करें। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट कि करंट सिनेरियो ऑफ
पाकिस्तान, तो उसमें फिर जो सब पॉइंट होगा उसमें फिर करंट सिनेरियो का वर्ड ना लिखें। तो रेपिटेशन रेडंडेंसी से अपने आप को बचाएं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो बोर होता है, उसको लगता है कि आप जो है एक ही बात को आप बार बार रिपीट करते रहे हो, आपके पास आइडियाज़ की कमी है, आर्गूमेंट्स की कमी है, आपके पास डाटा की कमी है, तो आपके पास सिनोनिम्स नहीं है, आपके पास डिक्शनरी की कमी है, यानी कि डिक्शन की कमी है, वोकेबलरी की कमी है। तो आप सिनोनिम्स यूज़ करें, नए अल्फाज लिखें। ऊपर अगर हेडिंग में आ चुका है कॉजेज़, तो फिर वन ऑफ द काजेज या अनदर काज ना लिखें, पॉइंट्स दें डायरेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एवेल्यूशन आपकी यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर आप इसी तरह अपनी इंग्लिश ऐसे को एवेल्यूएट करवाना चाहते हैं, अपनी आउटलाइन को, अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को, अपने कंक्लूजन के पैराग्राफ को, अपने पूरे फुल लेंथ इंग्लिश ऐसे को, तो आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन के अंदर, आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब जो चैनल है इंग्लिश विद अजमल खान, इसमें अगर आप जाएंगे इसके होम पेज पे, तो वहाँ आपको वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट और उसके बाद आगे पोस्ट नज़र आएंगी, कम्युनिटी पोस्ट। उसमें जाएंगे तो आपको मेरे पोस्टर, मेरे फ्लायर नज़र आएंगे, जिसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट शो करने के लिए, कि आप इंग्लिश ऐसे को अगर आप एवेलुएट करना चाहते हैं, चाहे पीएमएस का इंग्लिश ऐसे है या चाहे सीएसएस का इंग्लिश ऐसी है, चाहे इंग्लिश आपकी प्रेसी है, चाहे आपका कॉम्प्रीहेंशन है, या आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, कोई भी चीज़ है पीएमएस और सीएसएस के हवाले से, या जो आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर का, तहसीलदार का, या जो बाकी इंग्लिश ऐसे के पेपर होते हैं एफपीएससी या पीपीएससी के, उनके एवोल्यूशन करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो अपने कमेंट सेक्शन से, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि कंपेटिव एग्जाम्स के हवाले से यूजफुल इनपुट्स जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह के बाद मैं अपने आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।